हेलो डियर स्टूडेंट्स, PYQ सीरीज 17 सितंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट का पेपर बनाने वाले, अपने सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी आप जो पिछले वाले जो सॉल्यूशंस देख रहे हो उससे आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। अगर रियली अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपरली तैयारी कर रहा है, रियली अगर सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन चीज़ें हैं। तो आप गौर करिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइएगा और सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 1 पे देखते हैं क्या दे रखा है भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। बच्चा कोई इडियम दे रखी है और हमें इसका मीनिंग बताना है ना। तो क्या दे रखा है भाई, टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग लाना, लाइट उजाला, उजाले में लेके आना किसी चीज को। अब उजाले में लेके आने का मतलब क्या होता है भाई, चीज को हाइड करना या एक्सपोज करना, सामने लेके आना, एक्सपोज करना हो गया। तो इनमें से एक्सपोज करना किसका मतलब है, डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज का मतलब ही क्या होता है, शो करना, ठीक है ना। डिसएंगेज करने का मतलब क्या होता है, रिलीज कर देना, किसी को मुक्त कर देना, रिलीज कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना, रिडीम कर देना। इन सभी का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र कर देना, ठीक है। और डिसएंगेज का मतलब यही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। लाइटन का मतलब क्या होता है, हल्का करना, वजन कम कर देना, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, इसमें डिस्क्लोज बन जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है वी शुड प्लान और प्लान आर एक्शंस जुडिशली बिफोर गोइंग टू वॉर। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है और हमें इसका करना क्या है, अंडरलाइन शब्द का एंटोनिम बताना है ना। तो बच्चा जुडिशियस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट, बुद्धिमानी से किया गया काम, प्रूडेंटली, ठीक है ना, दिमाग लगा के किया हुआ काम, ठीक है ना, जिसमें दिमाग और हमारे रीजन का इस्तेमाल किया गया हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें आदमी ने बुद्धि नहीं लगा रखी, अनरीजनेबली, इसका मतलब होता है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल, इलॉजिकल। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इररिलेवेंट किसको बोलते हैं भाई, इररिलेवेंट चीजें कैसी होती है, जो टू द पॉइंट होती है, टू द पॉइंट नहीं होती। अगर रेलिवेंट होती है तो टू द पॉइंट होती है, इररिलेवेंट का मतलब नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट भी कह सकते हैं और मेन टॉपिक भी कैसे, नॉट टू द मेन टॉपिक, टू द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक पर किसी बात का ना होना, ठीक है। अच्छा, इररिलेवेंट, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, किसी के प्रति आदर ना दिखाना, किसी के प्रति आदर ना दिखाना, बच्चा इसको बोलते हैं इररिलेवेंट। अब ये एक्चुअली में बना हुआ किससे शब्द है, रिवियर से। किससे बना हुआ शब्द है, रिवियर। रिवियर से बन जाएगा रिविरेंस। आपको ये शब्द देखना है। एक होता है रिवरेंड, इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। तो ये तीनों शब्द आपको देखने हैं, रिवियर, रिवरेंस और रिवरेंड, ठीक है। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग कैसा होता है, एनोइंग। इरिटेट करने का मतलब चिढ़ाना, खिजाना, परेशान करना। एनोई का मतलब भी खिजाना और चिढ़ाना हो जाएगा, तो इसका बन सकता है एनोइंगली। लेकिन एक्चुअली अपना आंसर क्या बन जाएगा भाई, इर्रेशनल, जिसमें किसी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा हो। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दे रखा है, द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। सेंटेंस के टुकड़े करें, स्प्लिट का मतलब ही टुकड़े होता है ना, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, हमें सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। कंटेंट्स एन एरर, जिसमें कोई एरर दे रखी हो। प्रिंसिपल ने क्या किया, गिव अप किया प्राइजेस किनको, विनर्स को, ऑन द रिपब्लिक डे। कब, रिपब्लिक डे पे। तो बच्चा गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर पुरस्कारों को छोड़ने की बात हो रही है, वितरित करने की बात हो रही है। तो बच्चा वो होता है गिव अवे, वो होता है गिव अवे। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ में आएगी बात। तो हमें बच्चा यहाँ पे गिव अप नहीं, हमें रेदर इसकी जगह किसका यूज करना पड़ेगा, गिव अवे का यूज करना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए, फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक समूह है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसकी जगह एक वर्ड से काम चलाना है। तो क्या दे रखा है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड, उन्होंने सुना, हाई श्रील पियर्सिंग क्राई, ठीक है ना। ऑफ टायर्स, जब ओव लिखा गया बेटा तो आप इसको और इसको अलग नहीं कर सकते, है ना। जब ओव लिखा हुआ आ जाता है ना, तो आप इधर वाली नाउन को और इधर वाली नाउन को अलग नहीं करते। एक्चुअल में ये एक ही शब्द होता है। तो क्राई ऑफ टायर्स, अब जो टायरों की आवाज आती है ना, जब टायर सड़क पे
मतलब वो एकदम से ब्रेक वगैरह लगाती है तो आवाज आती है ना, टायर जब रोड पे घसीटते हैं तो उसको बेटा स्क्रीच करना बोलते हैं, स्क्रीच, स्क्रीचिंग ऑफ टायर्स। तो टायर्स की क्राई नहीं होती, क्राई तो आदमी जब कोई रोता है चीखता है तो उसको क्राई करना बोलते हैं ना, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, स्क्रीच लिखेंगे। अब ये बाकी 2-3 शब्द है, इनको देखो आप। बी चीज का मतलब क्या होता है, बेग करना, याचना करना, क्षमा करना, बेग, क्षमा याचना, किसी चीज को मांगना बहुत ही विनम्रता पूर्वक, तो बेग करना बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं भाई इसको, आस्क फॉर, मांगना कोई चीज है, आस्क फॉर करना बोल सकते हैं, आस्क फॉर मैंने मांगना। और इम्प्लोर करना, इम्प्लोर का मतलब भी क्या होता है, याचना करना, ठीक है ना। जैसे अपने ईश्वर से बोले, हे ईश्वर हमें ये चीज दो, तो हम ईश्वर से क्या कर रहे हैं, इम्प्लोर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीच टायरों की आवाज होगी। क्रेशे, क्रेशे होता है बेटा शिशु गृह, जहां पर पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों किसी बच्चे के जॉब वगैरह कर रहे हैं, बच्चा 1-2 साल का छोटा है, तो उसको जहां रखा जाता है ना, तो उसको क्रेशे बोला जाता है, शिशु गृह। इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं नर्सरी, इसको बोल सकते हैं नर्सरी, इसको बोल सकते हैं प्री स्कूल, इसको बोल सकते हैं प्री स्कूल, इसको बोल सकते हैं प्री किंडरगार्टन। केजी होता है ना, एलकेजी यूकेजी, वैसे प्री किंडरगार्टन भी होता है, पीकेजी भी होता है, प्री किंडरगार्टन, प्री किंडरगार्टन, ठीक है ना। तो इसका होता है ए प्लेस वेयर बेबीज आर लुक्ड आफ्टर, एक जगह जहां पर बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है, कब, व्हेन देयर पेरेंट्स आर अवे, जब उनके पेरेंट्स चल जाते हैं कहां पे, जॉब वगैरह पे चल जाते हैं, ठीक है ना। ब्लीच, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है, कलर फेड कर देना, ठीक है ना। टू मेक, बना देना, वाइटर और लाइटर, लाइट किसको बोलते हैं, लाइट कलर किसको बोलते हैं, हल्का कलर, इन कलर, रंग व्हाइट कर देना या हल्का रंग कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, फेड कर जाना। फेड हो जाती है तो कलर कैसा होता है, डार्क गूढ़ा रंग हो जाता है या हल्का हो जाता है, फेड, फेड। इसके अलावा डल कलर, ठीक है ना। इसके अलावा जिसको अपन बोल सकते हैं पेल कलर, इसके अलावा जिसको अपन बोल सकते हैं व्हाइटन करना, व्हाइट का मतलब सफेद, और सफेद करने को बोलते हैं व्हाइटन। कोई भी एडजेक्टिव है उसमें ईएन जोड़ देंगे तो वो वर्ब बन जाएगा फिर, तो इसको अपन व्हाइटन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, आंसर अपना बन जाएगा स्क्रीच वाला, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिंथेटिक कौन सी चीज होती है भाई, सिंथेटिक बेटा नेचुरल नहीं होता, केमिकल से बनाया होता है। सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना सिंथेटिक, तो क्या बोल सकते हैं, मेड बाई केमिकल्स, मेड बाई केमिकल्स, केमिकल्स से बनाया हुआ। बेटा नेचुरल है, नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल, नॉट नेचुरल, ठीक है। अच्छा बेटा उसी को क्या, इसका उल्टा है तो क्या बनाना है, नेचुरल है तो उल्टा हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। प्रोसेस्ड का मतलब भी क्या होता है, सिंथेटिक होता है। आर्टिफिशियल का मतलब भी क्या होता है, सिंथेटिक होता है। और इमिटेशन है तो भी एक तरह से क्या है, नकल है किसी चीज की, समझ में आ गई बात। तो सिंथेटिक और प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल तीनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। इमिटेशन का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है ना, कॉपी करना, किसी को कॉपी करना, एप करना, एप करना, कॉपी करना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा नकल के 1-2 सिनोनिम दे दिए मैंने आपको, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किया हुआ कोई शब्द है और हमें उसका एंटोनिम बनाना है, तो बच्चा शब्द क्या दे रखा है हमें, रिफ्यूज करना, ठीक है ना। तो रिफ्यूज करने में आप किसी चीज के लिए हाँ बोल रहे हो, मना कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो इसमें देखो परमिट, परमिट है तो अनुमति दे दी। परमिट से क्या शब्द बनता है, परमिशन भी तो इसी से बनता है। परमिट से क्या बन जाता है, परमिशन बन जाता है। तो बच्चा हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्यूज को अपन क्या बोल सकते हैं, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूट कर देना, ठीक है ना। रिप्रेस का मतलब होता है दमन करना, इसको आप स्प्रेस भी बोल सकते हो। स्प्रेस का मतलब भी क्या होता है, दमन करना। ओप्रेस भी कह सकते हो, ओप्रेस का मतलब भी क्या होता है, दमन करना। अच्छा दमन करने वाला है तो प्रेशर हो जाएगा, और ऑपरेशन भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कोई दो चीज एक दूसरे से मेल करती है, सेम होती है, तो भी वो अकॉर्ड है, इन अकॉर्डेंस विद। और एक अकॉर्ड का मतलब अग्रीमेंट भी होता है। अग्रीमेंट, अगर कोई 2 कंट्रीज वगैरह है उनका आपस में क्या हो जाए, समझौता हो जाए, तो उसको अग्रीमेंट बोल सकते हैं। उसको बच्चा ट्रूस भी बोल सकते हैं, ट्रूस, ठीक है ना। उसको ट्रीटी भी बोल सकते हैं, ट्रीटी, ठीक है ना। तो पीस अकॉर्ड भी कह सकते हैं उसको, और पीस ट्रीटी भी बोल सकते हैं, और ट्रूस भी बोल सकते हैं। ट्रूस का मतलब भी शांति वार्ता होता है, ठीक है ना। बॉक, इसको बॉल्क भी बोलते हैं, बॉल्क, और इसको बॉक भी बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, हेजिटेंट होना, किसी काम करने में या किसी चीज को स्वीकार करने में झिझकना, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, हेजिटेंट, झिझकना, हेजिटेट, हेजिटेशन होता है ना वो इसी से तो बना हुआ शब्द है, हेजिटेंट। झिझकना किस काम में, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से। क्या चीज है, एन आइडिया, कोई आइडिया भी हो सकता है वो,
ठीक है ना। और कोई टास्क भी हो सकता है, कोई बंदा आपको काम दे रहा, आपको स्वीकार ना करो, नहीं यार ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो उसको बोल सकते हैं बेटा बॉल्क भी बोल सकते हैं, बॉल्क, ठीक है ना। और इसके लिए अपन अगर एक वर्ड यूज करें तो अपन उसको थ्वाट करना भी बोल सकते हैं, थ्वाट, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चा आपने को दे रखा है, ये तो पैरा जंबल आ गया अभी, है ना। सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, ठीक है ना। पैरा जंबल दे रखा है बच्चा, अपन इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या दे रखा है, इट दे रखा है, और यहाँ पर देखो बच्चा एडवर्टीजिंग दे रखा है, यहाँ पर भी बच्चा देखो एडवर्टीजिंग दे रखा है, और यहाँ पर इट दे रखा है। अब एक बात तो श्योर होगी कि इट वाला तो सबसे पहले आएगा नहीं, है ना, इट वाला तो पहले आएगा नहीं। तो एडवर्टीजिंग है ना, अब ये यहाँ पर एडवर्टीजिंग शब्द ये किसका काम कर रहा है बच्चा, ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, बोले तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर भी ये देखो वर्ब, ये रिवर्ब, तो इससे पहले ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बोले तो नाउन का काम कर रहा है ना। तो अब इसमें देखो एक वाक्य तो ये देखो इसमें वोज दे रखा है, यहाँ पर भी वोज दे रखा है, यहाँ पर हेज दे रखा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट दे रखा है। और बच्चा यहाँ पर भी देखो इज दे रखा है, तो ये भी प्रेजेंट दे रखा है ना। तो इसने बात शुरू किससे करी है, शुरुआत किससे करेंगे, नाउन या प्रोनाउन से करेंगे, तो एडवर्टीजिंग वाले वाक्य से शुरू कर देंगे। एडवर्टीजिंग वोज इनिशियली, इनिशियली का मतलब शुरुआत में, शुरुआत बोले तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है ये। तो एडवर्टीजिंग है वो शुरुआत में क्या थी, उसका अर्थ था मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करना, ऑफ द गुड्स, चीजों के बारे में जो अवेलेबल है कहां पर, मार्केट में। तो बात ये हुई है कि एडवर्टीजमेंट पास्ट में किस लिए यूज होता था, इसके बारे में बात हो रही है। तो बच्चा शुरुआत किससे कर देंगे अपन, सी से। अब ये वाक्य पास्ट का है, और आगे ये देखो ये भी पास्ट का ही है, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है, ये भी पास्ट का। और इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजिंग के लिए हो रहा है। तो सी के बाद में बच्चा चला जाएगा अपना ए, ठीक है ना। इसके बाद में फिर से एडवर्टीजिंग वाला वाक्य जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा, बी। और इसी एडवर्टीजिंग के लिए देखो क्या दे रखा है, इट। अब लास्ट में डी वाला वाक्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य ये तो पास्ट की बात बता रहे हैं, और ये वाला दोनों वाक्य प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पास्ट वाले दोनों को इकट्ठा कर देंगे और प्रेजेंट वाले दोनों को भी इकट्ठा कर देंगे। तो सी ए बी डी बेटा कौन से में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का एंटोनिम बनाना है। अटैक का मतलब क्या होता है भाई, हमला करना, और एक तो है हमला करना, और एक में क्या चीज है, सुरक्षित करना किसी चीज को। तो बेटा सुरक्षित करना किसका हो जाएगा इसमें से, डिफेंस करना, डिफेंड करना, डिफेंस करना या डिफेंड करना, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, सुरक्षित करना। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एम्बुश का मतलब क्या होता है, घात लगा के हमला करना, एज सडन अटैक, किसको बोलेंगे, एज सडन अटैक, अचानक से किया हुआ हमला, ठीक है ना। एज सडन अटैक कहां से, किसी छुप कर किसी जगह से, फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, किसी छुपी हुई जगह से कोई हमला करना, ठीक है ना बेटा। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, उसको अटैक भी बोल सकते हैं, और उसको लर्क करना भी बोल सकते हैं, लर्क छुप कर बैठा हुआ, घात लगा कर बैठा हुआ, ये भी बोल सकते हैं अपने इसको, ठीक है ना। अच्छा भाई अब देखो एंगेजमेंट किसको बोलते हैं, एंगेजमेंट वो शादी वाला बोलते हैं ना, एंगेजमेंट हो गई, है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपने एंगेजमेंट को, क्या बोल सकते हैं, एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हो गया है किस बात के लिए, टू गेट मैरिड, शादी के लिए, टू गेट मैरिड, ठीक है ना, गेट मैरिड। अच्छा बेटा इसका एक अर्थ और भी बन सकता है, अगर हमारा किसी के साथ कोई एग्रीमेंट, किसी बात के लिए अपॉइंटमेंट है कि ठीक है हम इस तारीख को इतने बजे मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उसको भी बोल सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, इसका मतलब अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, इसका मतलब बच्चा अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, हम जो भी चीजें उत्पादन कर रहे हैं वही हमारा प्रोडक्शन होता है। तो वो क्या चीज होती है, हमारे आउटकम्स होते हैं, वो हमारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे आउटपुट्स होते हैं। आउटपुट कब मिलता है हमें, रिजल्ट होता है वही तो होता है ना, तो उसको आउटपुट्स भी बोल सकते हैं, अपने आउटपुट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यील्ड्स, इसके लिए बढ़िया सा शब्द है यील्ड्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये चारों पांचों शब्द किसके सिनोनिम है, प्रोडक्शन के। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है भाई, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस बनाना है इनका। तो सेंटेंस कब से किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से, उसके बाद में वर्ब आ जाएगी। तो सब्जेक्ट कौन है, माई सन, ये रहा, ठीक है ना। इसकी वर्ब कौन है, इज नॉट वाले इज है, इसकी ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा माई सन, और ये इज है, इसकी वर्ब हो जाएगी। तो आर के बाद में क्या जाएगा बच्चा, क्यों जाएगा, आर के बाद में क्यों जाएगा, ठीक है ना।
तो आर के बाद क्यू वाले ऑप्शन कितने हैं भैया, आर के बाद क्यू वाले ऑप्शन कितने हैं, आर के बाद क्यू वाला एक तो ये ऑप्शन है और एक आर के बाद क्यू वाला ये ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आर और क्यू है वो सबसे पहले होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा आर क्यू, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में देखो माई सन इज नॉट विलिंग, मेरे बेटे की इच्छा नहीं है टू गो, गो के बाद में आईएनजी बिल्कुल आ सकता है, गो के बाद में आप क्या बोल सकते हो, मछली पकड़ने जा रहे हो तो फिशिंग, ठीक है ना, खरीदारी करने जा रहे हो तो गो शॉपिंग, बिल्कुल आप गो के बाद में आईएनजी का यूज कर सकते हो, आई गो शॉपिंग, आई वेंट शॉपिंग, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है भी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, ये भी बेटा पेरा जंबल ही है, तो हमें इसका प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, ठीक है ना। तो देखो सेंटेंस शुरू किससे होगा, सब्जेक्ट से, उसके बाद में वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, या तो कोई नाउन होगी और या कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो देखो भाई कोई नाउन या प्रोनाउन वाला, तो इसमें देखो मेक है, ये तो वर्ब है, एंड है, ये कंजंक्शन है, थ्राइव है, ये वर्ब है, और स्प्रेडिंग है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा और फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स, ये देखो ये नाउन आ गई, फॉल्स न्यूज वेबसाइट है, ये क्या चीज है, नाउन है, ठीक है ना। अच्छा एंड के बाद में देखो यहां पर देखो एंड के बाद में क्या दे रखा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और इधर क्या है वेबसाइट्स, सेम है कि नहीं है। तो जब एंड के बाद में क्या दे रखा है, साइट्स दे रखा है, तो एंड के पहले क्या जाएगा, वेबसाइट्स वाला जाएगा, तो इसका मतलब ए पहले जाएगा और उसके बाद में डी जाएगा, पहले कौन सा जाएगा, ए और उसके बाद में जाएगा डी। तो देखो भी ए के बाद में डी किस में है, ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा, अब ए के बाद में डी वाला ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। अब देखो ए डी के बाद में ई आएगा या सी आएगा, देखो ए डी के बाद में देखो क्या दे रखा है, फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स, जो झूठी न्यूज वेबसाइट है, और दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये क्या करती है, इनके बाद में वर्ब कौन सी है, देखो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वर्ब के सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो हमें वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की पहली फॉर्म एक तो है थ्राइव और एक है मेक। बताओ ये फलती फूलती है या मतलब ये मेक ए लॉट ऑफ मनी है, पहले तो ये फलेगी फूलेगी और उसके बाद में तो पैसा बनाएगी नहीं है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसके बाद में, ये थ्राइव करती है, ये क्या करती है, थ्राइव करती है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा आपका सी, ठीक है ना, ए डी है ना, ए के बाद में डी और डी के बाद में सी, तो ये देखो ए डी के बाद में सी। तो क्या दे रखा है, जो फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स है और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये क्या करती है, थ्राइव करती है, क्योंकि द एडवर्टीजमेंट एंड पॉलिटिशियंस, क्योंकि जो विज्ञापन वाले हैं वो और जो राजनेता है वो क्या करते हैं, इसके बाद में बी देखो ये क्या करते हैं भाई, जो स्प्रेड करते हैं प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, जो राजनीति के बारे में झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, वो क्या करते हैं, मेक ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो इससे बहुत सारा पैसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये थ्राइव करेगी और थ्राइव करने के बाद में ये पैसा कमाएगी, इसलिए थ्राइव वाला वाक्य पहले आएगा और मेक वाली वर्ब है वो बाद में जाएगी, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, चेक करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में तो क्या दे रखा है, हैव बिल्ट, हैव बिल्ट दे रखा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका, हैज या हैव, हैज या हैव, और इसके बाद में बीन और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है भाई, हैज बीन प्लस वी थर्ड, और हैज प्लस थर्ड फॉर्म बीन नहीं दे रखा, और इसमें हैज बीन प्लस वी थर्ड दे रखा है, इसमें दे रखा है, और इसमें भी हैज बीन बिल्ट दे रखा है, हैज बीन प्लस वी थर्ड इसमें भी दे रखा है ना। तो शुरुआत देखो किससे करेंगे, ए न्यू ब्रिज, ए न्यू ब्रिज, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए न्यू ब्रिज, तो ए न्यू ब्रिज किस में दे रखा है, ए न्यू ब्रिज वाला ये तो कट गया, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, और ए न्यू ब्रिज इसमें भी दे रखा है और ए न्यू ब्रिज इसमें भी दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, बाई देम, ए न्यू ब्रिज, अब इसके बाद में बाई देम हैज बीन बिल्ट, बाई देम देखो पहले लगा रखा है, बाई देम पहले लगा रखा है, इसको होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, हैज बीन बिल्ट और बाई देम को यहाँ होना चाहिए था, तो अब इसने सही लगा रखा है, ये देखो ए न्यू ब्रिज बाद में हैज बीन बिल्ट और देखो बाई देम को इसने लगा रखा है बाद में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट तो बेटा ये है, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है, एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज, एक्सपर्ट लोग है वो स्वीकार करते हैं दैट सम काउंटरफिटिंग डॉक्यूमेंट्स, काउंटरफिट का मतलब होता है बेटा नकली, नकली जाली, डॉक्यूमेंट दस्तावेज टेक्निक्स, नकली दस्तावेज बनाने की टेक्निक्स आर वर्चुअली
इम्पॉसिबल, संभव नहीं है डिटेक्ट उनका पता लगाना। डिटेक्ट किसको बोलते हैं? पता लगाना। डिटेक्ट से डिटेक्टिव बनता है ना, जो जासूस होता है, जो घटनाओं का पता लगाता है, तो डिटेक्ट का मतलब पता लगाना। तो काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। नकली के लिए बेटा क्या बोलते हैं? फॉर्जरी। आपने नाम सुना है ना, फर्जी। आपने एक नाम सुना है ना कि ये बंदा बड़ा फर्जी है, ये डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी है, तो एक्चुअल में वो होता है फॉर्जी, फॉर्जी। और इसी से क्या बन गया? फॉर्जरी, जालसाजी, फॉर्जरी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फॉर्जरी वाला। ठीक है, एक शब्द बता रहा हूं आपको, देखना आप आज खुद ही देखना, फैक्सिमिली। फैक्सिमिली इसका मतलब क्या होता है, ये आज आपको खुद को देखना है। ठीक है, चलो इसके बाद में कुछ एक शब्द हो रहे हैं, इनको देखते हैं। फ्रेंजी, पागलपंती। पागलपंती थोड़ी सी देर की पागलपंती, तो क्या हो जाएगा? एट टेम्परेरी मैडनेस। पागलपंती, मैडनेस का मतलब पागलपंती, परमानेंट या थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा अभी फ्रेंची। ठीक है ना, फोर्जरी, जालसाजी हो गया। फियस को क्या होता है? फियस को असफलता, कोई घटना जो कंप्लीटली फेल हो जाए, बिल्कुल फेल हो जाए, तो क्या बोलेंगे? एन इवेंट, एक घटना, दैट इज कंप्लीटली फेलियर। कंप्लीटली फेलियर, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर एंड एम्बेरेसिंग, मतलब बल्कि उससे शर्मिंदगी और महसूस, शर्मिंदगी और उठानी पड़े उससे, उसको बोलते हैं फियस को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भाई अपना फियस को। इम्प्रॉम्प्टू, कोई चीज कैसे करी गई है? बिना किसी तैयारी के, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, एंड प्रिपरेशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इन द स्पर ऑफ मोमेंट, यानी वक्त मौके पर जो दिमाग में आया वही बोल दिया, इसको बोलते हैं इन द स्पर ऑफ मोमेंट, इन द स्पर ऑफ मोमेंट, इन द स्पर ऑफ मोमेंट, MOMENT। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आंसर अपना क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्जरी, फॉर्जरी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में भरने के लिए हमें करेक्ट स्पेलिंग को देखना पड़ेगा इसमें। तो द थॉट ऑफ ईटिंग, थॉट सोच विचार, ईटिंग खाने का, हाफ कुक्ड आधा पका फूड भोजन, अंडर कंपल्सन मजबूरी में, फील्स में, इससे मुझे मैं भर जाता हूँ किससे? ये सारे शब्दों का मतलब होता है नफरत। और सही स्पेलिंग क्या होती है? रीपग्नेंस, रीपग्नेंस, PUGNANCE, रीपग्नेंस। रीपग्नेंस का मतलब होता है घृणा, इसका मतलब क्या होता है? घृणा। घृणास्पद है तो रीपग्नेंशियस, रीपग्नेशियस, इसका मतलब है रीपग्नेशियस। समझ में आ गई बात? तो कौन सा बन जाएगा? रीपग्नेंस, 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 ये रहा रीपग्नेंस। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? घृणा, एवर्जन, डिसलाइक, इसका मतलब बन जाएगा एवर्जन, एवर्जन घृणा, एवर्जन। डिसलाइकिंग, इसका मतलब हो जाएगा डिसलाइकिंग, घृणा। ठीक है, हैट्रेड, किसी चीज को लेकर हमारे मन में हैट्रेड होना, नफरत होना। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है भी? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए शब्द का एंटोनिम, ब्रैकेट में दिए गए शब्द का एंटोनिम। द शेफ रिक्वायर्स, शेफ किसको बोलते हैं? रसोई, कुक, कुक को। अब इस कुक को क्या चाहिए? रिक्वायर है, जरूरत है, किस चीज की? स्टेल। अब स्टेल का हमें क्या बताना है? उल्टा, है ना? तो स्टेल किसको बोलते हैं? बासी। ठीक है ना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ताजा। तो फ्रेश किसको बोलेंगे? ताजा। ग्रीन, हरा, कट है तो काटा हुआ, लीफी है तो पत्तेदार। लीफी किसको बोलते हैं? लीफी वेजिटेबल्स कौन सी होती है? पत्तेदार सब्जियां, तो इसको चाहिए फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस का हमें बनाना है पैसिव वॉइस। आर बिल्डिंग दे रखा है, आर बिल्डिंग दे रखा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इज, आर, एम। ठीक है ना, और इसके बाद में वर्ब की चौथी फॉर्म दे रखी है। हम क्या करेंगे? चौथी फॉर्म का मतलब आईएनजी है, तो इस आईएनजी को तो बना देंगे बीइंग में, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव कभी थर्ड फॉर्म के बिना बनता ही नहीं है। और आईएनजी है वो किस में चेंज हो जाता है? बीइंग में चेंज हो जाता है। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? शुरुआत में लगाना पड़ेगा इज, क्योंकि इस वर्ब के बाद में कौन है? ए न्यू हॉस्पिटल, ये तो पहले जाने वाला है, और दे में दे है, ये बाई लगकर बाद में आने वाला है। तो सबसे पहले देखो ए न्यू हॉस्पिटल, और उसके बाद में इज लगा रखा हो, ये रहा ए न्यू हॉस्पिटल भी दे रखा है, और इज भी लगा रखा है, बीइंग भी लगा रखा है, और थर्ड फॉर्म भी लगा रखी है। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा क्या दे रखा है हमें? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन
सेंटेंस हमें सब्स्टिट्यूट करना है, सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द तो ये है भाई, ये रहा, है ना। तो देखो एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट, इस प्लेनेट के रूलर्स के रूप में, रूलर्स बोले तो राजाओं के रूप में, शासकों के रूप में, ह्यूमन्स मनुष्य, लाइक पसंद करते हैं, टू थिंक सोचना, अब डेट आ गया, कंजंक्शन, इस कंजंक्शन के तुरंत बाद में इट है, ये फिर से सब इट है, ये क्या चीज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और इज है, ये क्या चीज है, वर्ब आ गई। अब मुझे बताओ इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स, ये सबसे बड़े प्राणी है, तो किसके बारे में बात हो रही है, ऐसा कौन सोच रहा है, ह्यूमेन्स ही तो है ना, ह्यूमेन्स थिंक, मनुष्य सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि वो सबसे बड़े प्राणी है, तो इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, ह्यूमेन्स के लिए, और बेटा ह्यूमेन्स तो एक से ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दे का यूज करना पड़ेगा, और जब दे आ जाएगा इट की जगह तो फिर इज को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, आर का यूज करना पड़ेगा, तो दे आर ए लार्जेस्ट क्रिएचर नहीं, अब दे का मतलब ज्यादा बंदे हैं तो वो क्रिएचर फिर जीव एक ही थोड़े ना होगा, वो जीव तो ज्यादा हो जाएंगे फिर, तो दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ए ह्यूमन होता तो आगे फिर हमें क्रिएचर्स नहीं क्रिएचर लगाना पड़ता, फिर हमें क्या लगाना पड़ता, क्रिएचर लगाना पड़ता, जीव। अब ह्यूमन्स तो ज्यादा है तो हमें यहाँ पर भी आगे क्रिएचर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 4 वाला आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस, अंडरलाइन कोई इडियम है उसको अंडरलाइन कर रखा है और बच्चा हमें उसका मीनिंग बताना है। तो पुल ए लॉन्ग फेस, पुल ए लॉन्ग फेस, जब आप इमोजीज होती है उसमें एक चेहरा तो ऐसे नीचे लटकाया होता है और एक चेहरा ऐसे होता है। अब मुझे बताओ जो ये नीचे ऐसे मुंह नीचे लटका हुआ है ये खुशी का प्रतीक है कि दुख का, दुखी चेहरा, और ये चेहरा कौन सा है, हैप्पी स्माइलिंग फेस है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है नीचे लटका हुआ चेहरे का मतलब होता है दुखी होना, तो सैड का मतलब दुख, सैडन का मतलब दुखी कर देना, सैडन का मतलब दुखी कर देना, ठीक है ना। और लुक का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरह से एक्सप्रेशन या फेस, एक्सप्रेशन भी जिसको कह सकते हो, एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, अपीयरेंस भी कह सकते हो, अपीयरेंस भी कह सकते हो, और जिसको आप फेस भी कह सकते हो, फेस भी कह सकते हो, और सैडन है तो उदास, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें भी। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा हमें क्या दे रखा है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ए ग्रामेटिकल एरर, हमें कोई ग्रामेटिकल एरर वाला सेंटेंस देखना है। टोटल सेंटेंस हमें कितने दे रखे हैं, 4, 4 में से एक सेंटेंस में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर दे रखा है। तो द इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी, अच्छा इंडियन फोर्स और आगे दे रखा है देयर, तो इसका मतलब ये सेना एक है कि एक से ज्यादा है, सेना ही है, भारत की सेना एक सेनाएं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स नहीं फोर्सेस, फोर्स का मतलब तो होता है बल, ठीक है ना, फोर्सेस का मतलब होता है सेना, फोर्सेस का मतलब होता है सेना, ठीक है ना। तो बच्चा हमें इंडियन फोर्सेस लगाना पड़ेगा। हाँ तीनों में से किसी एक की बात हो रही है तो फिर वो फोर्स होता है, जैसे इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन एयर, अब बेटा इसमें फोर्सेस नहीं लगाना, अब इसमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा, फोर्सेस नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम तीनों की बात थोड़े ना कर रहे हैं, अब हम तो किसी पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर सभी सेनाओं की बात हो रही है तो फिर हमें यहाँ पर फोर्सेस का यूज करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो ये वाली गलती हो जाएगी, बाकी तो इट इज जेड ऐसा कहा जाता है, दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टाइन अप, ये वाक्य थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। वेकअप, वेकअप को इकट्ठा क्यों नहीं लिखा भाई, इसने क्रिस्टाइन जो नाम है किसी लड़की का उसको बीच में क्यों लिख रखा है, ध्यान दो इस चीज पे। जैसे स्विच ऑफ द लाइट, अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, द लाइट है ना इसको इसके बीच में ला सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्विच द लाइट और ऑफ। अब आप इस स्विच और ऑफ दोनों को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ये बीच वाला शब्द है ये क्या होना चाहिए, ये नाउन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर ये बीच वाला शब्द प्रोनाउन है तो ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे आई टुक ऑफ इट, अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि इट है ये क्या चीज है, इट है ये क्या चीज है, प्रोनाउन है, और बच्चा जब प्रोनाउन है तो आप इसको बीच में ही लगाना पड़ेगा। अब ये आपका सेंटेंस गलत है, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई टुक इट ऑफ, अब आपको इस इट को बीच में रखना पड़ेगा। अगर ये शब्द नाउन है ना, अगर ये शब्द नाउन होता तो इसके बीच में भी आ सकता था, और चाहते तो इसको लास्ट में भी ला सकते थे, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एडवर्ब पार्टिकल, ये होता है आपका एडवर्ब पार्टिकल। एडवर्ब पार्टिकल क्या होता है, एक वर्ब होती है और साथ में एक प्रेपोजिशन दे रखा होता है,
ठीक है ना। लेकिन आप इसको चाहो तो दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। अच्छा एक वर्ब और देता हूं आपको, जैसे लुक आफ्टर है, मान लिया लुक आफ्टर है, जैसे आई लुक आफ्टर हर। अब आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, किसी कीमत पर अलग अलग नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते आई लुक हर और आफ्टर, अब ऐसा नहीं लिख सकता। अब हमें लुक आफ्टर को साथ में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला शब्द है ना, ये प्रेपोजिशन है, ये एडवर्ब पार्टिकल नहीं है। ये वाला शब्द है ना, ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशनल वर्ब में प्रेपोजिशन मेन वर्ब के हमेशा साथ ही रहता है। और अगर एडवर्ब पार्टिकल हो तो वो वर्ब के साथ भी रह सकता है और इनको अलग अलग भी किया जा सकता है दोनों को। कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा एडवर्ब, आप देखना एडवर्ब पार्टिकल और प्रेपोजिशन में क्या अंतर होता है, आप थोड़ा सा चेक करना, ठीक है ना। बेहतरीन सवाल होता है ये, बहुत अच्छा सवाल होता है, एडवर्ब पार्टिकल और प्रेपोजिशन, ठीक है। ये किसी दिन में आपको लाइव क्लास कोई रिकॉर्ड करेंगे ना, उसमें आपको मैं इस पे कुछ चीजें बताऊंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन बताना है भी। होमोफोन किसको बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण तो सेम है, साउंड तो एक जैसी है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो द ऑइंटमेंट किसको बोलते हैं, मरहम, जो किसी चोट वगैरह पे लगाते हैं ना, मरहम। विल हेल्प, मदद करेगी। वुंड, जख्म को, वुंड का मतलब क्या होता है, जख्म। तो जख्म से मरहम क्या करता है, मरहम से जख्म क्या करता है, मरहम से भर जाता है जख्म, ठीक हो जाता है। तो ठीक होने को बोलते हैं हील करना, हील करना। नील का मतलब होता है झुकना, घुटनों के बल झुकना, बो डाउन, इसको बोलते हैं बो डाउन करना, घुटनों के बल झुकना, ठीक है ना। इस हील का मतलब होता है एड़ी, इस हील का मतलब क्या होता है, एड़ी, ठीक है ना। और ही के आगे डबल एल लगा रखा है, इसका मतलब है ही विल, इसका मतलब है ही विल। समझ में आ गई बात। तो बच्चा ये हील हो जाएगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन 20 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग वाला शब्द। तो डिशेज दे रखा है, वैरायटी दे रखा है, रेस्टोरेंट दे रखा है, ऑफर्स दे रखा है। डिशेज कोई दिक्कत नहीं, डिश है, इसमें ईएस जोड़ दिया। वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं है, VARIETY। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है, RESTAU, RANT, रेस्टोरेंट। तो बेटा इसकी स्पेलिंग ढंग से देखना, RESTAURANT, रेस्टोरेंट, इसकी स्पेलिंग गलत है। ऑफर का आपको पता ही है, और इसने साथ में क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन 21 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग पेसेज, नीचे दिए गए पेसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया। रीड द पेसेज केयरफुली, हमें पेसेज को ध्यान से पढ़ना है। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और हमें एकदम सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। और टू फिल इन द ईच ब्लैंक, हर एक ब्लैंक में भरने के लिए। तो शुरुआत में क्या दे रखा है, द एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है पक्ष में या विपक्ष में, प्रतिकूल। अब वो प्रतिकूल क्या चीज है भाई, अफेक्ट्स है, इफेक्ट्स है, रिनाउंस है या प्रैक्टिस है, ऑफ क्लाइमेट चेंज के, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। अब आगे दे रखी है आर सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर होता तो कौन होता, इज होता। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अच्छा जो सब्जेक्ट होता है, अगर कहीं पर आपको क्या दिया हुआ मिल जाए, ऑफ, ठीक है ना। जैसे ऑफ के पहले दे रखा है वन ऑफ, जैसे वन ऑफ दे रखा है, वन ऑफ, और आगे दे रखा है द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स। तो बच्चा सब्जेक्ट आपका गर्ल्स है या वन है, आपको सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा ना। तो ऑफ के पहले देखो क्या दे रखा है इधर, ऑफ के पहले कैसा शब्द होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ब कैसी दे रखी है, प्लूरल दे रखी है। तो इनमें से प्लूरल कौन सा है, ये तो प्लूरल है नहीं, ये भी प्लूरल नहीं है, प्लूरल ये है। प्लूरल एक तो इसमें एस जोड़ रखा है, एक इसमें एस जोड़ रखा है। अब हमें क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। नाउन कौन सी होती है, ई की स्पेलिंग वाला तो नाउन होता है, और ए की स्पेलिंग वाला वर्ब होता है। अफेक्ट है ये तो वर्ब होती है, और इफेक्ट है ये नाउन होता है। जैसे साइड इफेक्ट होता है, साइड अफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो बच्चा हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इफेक्ट्स लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इफेक्ट्स। द एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल प्रभाव या साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर हमें लगाना इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन पतन हो रहा है, आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग, ये मजबूर कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। ह्यूमन मोबाइलिटी, आदमियों को चले जाने के लिए, मोबाइल करने का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाना। द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली खास तौर से इन कंट्रीज, उन देशों में विद हाई एक्सपोजर, जहां पर एक्सपोजर तो है ज्यादा। एक्सपोज का मतलब चीजें छुप कर रहती है, सामने आती है। जहां पर जो ये क्लाइमेट चेंज है ना, उसके प्रति लोगों में एक्सपोजर तो है ज्यादा,
और लो क्या चीज है, लो क्या चीज है, अब देखते हैं क्या चीज है जो लो है, देखते हैं भाई क्या चीज है जो लो है। लो क्या चीज है, अडेप्टिव कैपेसिटी, कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी कम है, अडेप्टिव या अडोप्टिव, अफेक्टिव या अडोप्टिव या मिनिमम, मिनिमम का तो यहाँ मतलब है नहीं, मिनिमम का मतलब तो कम से कम होता है, अफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, कैपेसिटी प्रभावशाली थोड़ी है, कैपेसिटी है वहां पर अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब होता है जो चेंजेस है उनके प्रति अपने आप को एडजस्ट कर लेना, इसका अडेप्टिव का मतलब होता है एडजस्ट कर लेना, इसका मतलब होता है एडजस्ट कर लेना। अडोप्ट का मतलब होता है गोद ले लेना, अडोप्ट का मतलब होता है, इस अडोप्ट के लिए मैं 2-3 शब्द बता रहा हूं आपको, इम्ब्रेस करना, इम्ब्रेस कर लेना, ठीक है ना, ओन कर लेना, किसी को ओन कर लेना, ठीक है ना। तो और अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर लेना, इसका मतलब होता है एडजस्ट कर लेना। तो कैपेसिटी कैसी है, कम है, कौन सी कैपेसिटी कम है, एडजस्ट करने वाली, यानी वो जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रति एडजस्ट तो कम कर पा रहे हैं, और एक्सपोजर है वो उनका ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज के सामने ओपन तो ज्यादा है वो, और उनके अंदर कैपेसिटी अडेप्ट करने वाली वो बहुत ही कम है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, अडेप्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसके बाद में देखते हैं आगे, इसके बाद में देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा रह गया अपना, हाँ अब इसने क्या दे रखा है, वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबाइलिटी, जो क्लाइमेट से संबंधित मोबाइलिटी है, मोबाइलिटी का मतलब क्लाइम, करेंटली अकर, वो इस टाइम पे, करंटली मतलब इस टाइम पे अकर कर रहा है विद इन कंट्रीज, देशों में, अब देशों से एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं लोग, या अपने ही देश में ज्यादा जा रहे हैं, अपने देश में, जैसे साउथ इंडिया में ज्यादा गर्मी है तो लोग नॉर्थ इंडिया में आ गए, ईस्ट इंडिया में ज्यादा गर्मी है तो लोग वेस्ट इंडिया में चले गए, तो कंट्रीज के अंदर ही हो रहा है ऐसा, डेस्परेशन, हताशा, एंड डिटीरियोरेटिंग एनवायरमेंट्स, और जो बिगड़ता हुआ एनवायरमेंट है, कैन ऑल्सो कंपेल, वो कंपेल कर देगा पीपल, लोगों को कंपेल, मजबूर कर देगा, टू सीक ए लिवलीहुड, जीविका कमाना, एल्सवेयर, किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि जब एनवायरमेंट में चेंज आएगा तो फसलें वगैरह होनी कम हो जाएगी, तो लोग मजबूर हो जाएंगे लिवलीहुड कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह पर, थ्रू द्वारा माइग्रेशन, माइग्रेशन करके। अब वो माइग्रेशन किस प्रकार का है भाई, माइग्रेशन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, जब आई-1 लगा रखा है तो ये नाउन है, नाउन के पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो देखो एडजेक्टिव कौन सा इसमें, फास्ट हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, रिगार्ड है, रिगार्ड का मतलब तो आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, या किसी के बारे में सोचना, सोचना, अगर आप रिगार्डलेस हो किसी चीज के बारे में तो आप कुछ सोच विचार नहीं कर रहे हो, रिगार्ड हो तो आप सोच रहे हो। फिक्सेट का मतलब होता है किसी चीज पर अपनी नजरें टिका देना, या किसी के लिए बारे में आप ऑब्सेस हो जाना, रात दिन किसी बंदे का ख्याल आपके दिमाग में चलता रहे तो उसको बोलते हैं ऑब्सेस कर जाना, किसी के बारे में ऑब्सेस हो जाना, ऑब्सेस हो जाना, और या अटैच हो जाना, किसी से बुरी तरह से अटैच हो जाना, ठीक है ना। तो दो ही शब्द आ सकते हैं, ये ए आर लग गया तो ये भी एडजेक्टिव है, फास्ट भी एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ माइग्रेशन होता है वो लोगों का किस प्रकार का होता है, लोग डंकी मारते हैं ना, डंकी मारते हैं, तो वो इरेगुलर माइग्रेशन होता है, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के आप कहीं पर दूसरे मुल्क में जाते हो तो वो रेगुलर तरीका हुआ या इरेगुलर तरीका हुआ, इरेगुलर तरीका हुआ। तो इरेगुलर का मतलब क्या होता है, इरेगुलर, इस इरेगुलर शब्द का मतलब होता है इलीगल, गलत तरीका, गैर कानूनी तरीका, या इसको बोल सकते हैं अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब भी क्या होता है, गैर कानूनी तरीका, ठीक है ना। तो इससे लोग मजबूर हो जाएंगे, लोग क्या कर जाएंगे, जीविका कमाने के लिए दूसरी जगह चले जाएंगे, और किसके द्वारा, डंकी मार के। माइग्रेशन मतलब कौन सा माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन के द्वारा। वाइल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज है वो नकारात्मक तरीके से इंपैक्ट करता है हर किसी को, एवरीवेयर, हर जगह पर। दोज ऑलरेडी इन वल्नरेबल सिचुएशन, वो लोग जो कैसी सिचुएशन में, वल्नरेबल मतलब सफर करने के, वल्नरेबल का मतलब होता है कोई आदमी या चीज के द्वारा संभावना है कि वो किसी संकट में पड़ने वाली है, तो उसको वल्नरेबल बोलते हैं। ड्यू टू ज्योग्राफी, पॉवर्टी, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, ओरिजिन और अदर स्टेटस, अन्य किसी कारणों से, वो लोग जो भौगोलिक कारणों से, गरीबी के कारणों से, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, इन किसी कारणों से पूरे चांस है कि उन पर क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इंक्लूडिंग माइग्रेट वुमेन, उनमें माइग्रेट वुमेन भी शामिल है, बेचारी वो औरतें भी शामिल है जो कहीं से चल के ये दूसरी जगहों से। हु, अब इस हु का यूज किन के लिए हो रहा है, औरतों के लिए, जो क्या करती है, क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स, जिनको क्या करना पड़ता है, लिवलीहुड मतलब जीविका कमानी पड़ती है क्लाइमेट सेंसिटिव एरियाज में। क्लाइमेट सेंसिटिव एरिया कैसे होती है, बहुत ज्यादा धूप वाले, बहुत ज्यादा ठंड वाले, बहुत ज्यादा प्रदूषण वाले एरिया, तो वहां पर वो क्या करती है, भी देखते हैं आगे, वहां पर उनको क्या करना पड़ता है, डिपेंड के साथ ओन आता है हमेशा, डिपेंड के साथ या ओन लगाओ और या अपॉन लगाओ, डिपेंड अपॉन। तो वो औरतें क्या करती है, वो औरतें क्या करती है, डिपेंड करती है किस पर, क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स, मतलब जीविका कमाने के लिए उनको मजबूरी में रहना पड़ता है कहां पर, क्लाइमेट के लिए जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज है, ऐसे एरियाज में। आगे क्या दे रखा है, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे,
हु आर लेस एबल, जो पूरी तरह से सक्षम नहीं है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, कैसे मौसम में, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर है, या तो भयंकर वाली गर्मी है या बहुत ज्यादा वाली सर्दी है, उसको एक्सट्रीम वेदर बोलते हैं। आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क, उनको सबसे बड़ा खतरा, ऑफ सफरिंग हार्म, उनको नुकसान पहुंचने का सबसे ज्यादा खतरा है। इट इज ये है, अब क्या है भाई ये, इट इज ये है, क्या चीज है ये, ऑप्शनल है, इंपेरेटिव है, रेजिस्टेंट है, सेकेंडरी है। टू रिकॉग्नाइज, पहचानना, दिस रियलिटी, इस सच्चाई को पहचानना, एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन, और सार्थक कदम उठाना। मीनिंगफुल मतलब सार्थक, जिनका कोई रिजल्ट निकले, ऐसे एक्शन लेना। तो ऐसे एक्शन लेना क्या है भाई, ऑप्शनलता मतलब है चॉइस, चॉइस का मतलब कदम उठाएं तो उठाएं, ना उठाएं तो ना उठाएं, तो ये तो हो नहीं सकता। इंपेरेटिव का मतलब होता है कंपल्सरी, इंपेरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वेरी का मतलब तो होता है थोड़ा बहुत, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अर्जेंट भी बोल सकते हैं, अर्जेंट। तो ये कदम उठाना क्या चीज है, इंपेरेटिव है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विरोध करना, रोक लगाना। आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसके पीछे लिखा होता है ना वाटर रेजिस्टेंट, तो वो क्या करती है, पानी को रोकती है, पानी का प्रतिरोध करती है, ठीक है ना। सेकेंडरी किसको बोलते हैं, जो गैर जरूरी चीजें, ज्यादा जरूरी नहीं होती, गौण चीज, गौण कौन सी होती है, जो ज्यादा जरूरी नहीं होती, उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी चीज कैसी होती है, सबसे जरूरी। सेकेंडरी कौन सी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी जो नहीं होती। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंपेरेटिव लिखना पड़ेगा। चलो बच्चा, ये हमारा आज का सॉल्यूशन था, ये अपने आज के 25 क्वेश्चंस तो सॉल्यूशन हो गया इनका। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हार्डवर्क करते रहिए।